हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, विच टॉक्स अबाउट द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पर ओरल एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई औकात नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो तवज्जो हमेशा किसे मिलेगी? डॉक्यूमेंट्स को मिलेगी। अब किन किन केसेस में मिलेगी, कहाँ कंपलसरी है, देखते हैं। व्हेन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ अ ग्रांट और एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन रिड्यूस टू फॉर्म इनटू डॉक्यूमेंट, या तो वो डॉक्यूमेंट में रिड्यूस कर दी गई है या बाय लॉ रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। दोनों ही सिचुएशन में नो एविडेंस शेल बी गिवन इन द प्रूफ ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उन्होंने ध्यान से, मतलब अलग से मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, यानी कि हमें आगे यूज़ करना है। ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, या तो वो डॉक्यूमेंट खुद ही प्रेजेंट किया जाएगा, और द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट इन द केसेज इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। जहाँ जहाँ अपन ने ऊपर देखा था कि जहाँ जहाँ सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है वहाँ पे अंडर द प्रोविजन, यानी कि होना तो वो रिटर्न में चाहिए, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। राइट, अब आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन 1 क्या कह रहा है। व्हेन द पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड in writing and when it is shown that any particular person has acted as such officer। पहली चीज़ तो ये कि वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, the writing by which he is appointed need not to be proved। जब वह एक्ट कर रहा है ना वहाँ पे, तो हर बार राइटिंग प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आई एम सच ऑफिसर, है ना, मैं ये पब्लिक ऑफिसर हूँ। उसके लिए हर बार वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, विल एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट, यानी कि विल को सिर्फ प्रोबेट होना तो भी चल जाएगा। सही है, ओरिजिनल विल लेके घूमने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब है एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू द, अच्छा ये दोनों है ना प्री में आते हैं क्वेश्चन, ये दोनों ही आते हैं जो ये एक्सेप्शंस हैं दोनों। दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू द केसेज इन विच द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेफर टू आर कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट और एंड केसेस इन विच दे आर कंटेन इन मोर डॉक्यूमेंट देन वन। ठीक है, अगर सिंगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है तो भी उस पर अप्लाई होगा, मोर देन वन डॉक्यूमेंट है तो भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट है हमारा वेयर देर आर मोर ओरिजिनल देन, एक से ज़्यादा ओरिजिनल है तो वन ओरिजिनल ओनली नीडेड टू बी प्रूव। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्या सोचेंगे कि एक से ज़्यादा ओरिजिनल है तो सारे ओरिजिनल प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, हम कंफ्यूज कहाँ करेंगे, मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं अगर कंफ्यूज होती हूँ तो कहाँ होती हूँ। अब देखो, वन डॉक्यूमेंट और मोर डॉक्यूमेंट, यहाँ में और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, आधा यहाँ है, फिर अदर बाकी का जो है दूसरे डॉक्यूमेंट में है, बाकी का तीसरे डॉक्यूमेंट में है। ये तो ऐसा वाला है। ये क्या है कि ओरिजिनल ही एक से ज़्यादा वन है, यानी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसकी सारी कॉपीज़ जो हैं मैंने मतलब जो मैंने जिन्हें मेरे को एम्प्लॉय करना है सब में, तो एक अगर कॉपी है तो उसको भी हम वेरीफाई करा सकते हैं, उसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म इन विच document whatever of a fact other than the fact referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। अब ये क्या कह रहा है ना, ये हमें ध्यान से समझना है। ये वाला जो है ना हमें ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे सिर्फ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। एग्जाम्पल, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी टर्म्स और कंडीशन होती है। अब जो ये टर्म्स और कंडीशंस है ना, इनके आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्ट में इससे अलग कोई बात है उसके ओरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। अब जब इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे ना तब देखते हैं। ठीक है, मतलब ये समझना है, एक बार और दोबारा बताती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है उसकी कुछ टर्म्स होंगी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये कंडीशंस हैं, ये ऐसे एप्लीकेबल होगा, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सही है, तो वो जो टर्म्स है ना वो तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है जो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है उसके एविडेंस हम दे सकते हैं ओरल में। ठीक है, ये देखिए, शैल नॉट प्रिक्लूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू सेम फैक्ट। सही है, चले अब इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन इन सेवरल लेटर्स ऑल द लेटर्स इन विच इट इज़ कंटेन। अब अपन ने क्या कहा था, सेवरल लेटर्स, यानी कि ये वाली चीज़, ये रहा मोर देन वन। ठीक है, डॉक्यूमेंट और मोर देन वन डॉक्यूमेंट सेवरल लेटर्स में है तो क्या होगा, सारे ही हमें प्रूव करने पड़ेंगे। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव। सिंपल, इफ़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन सेट ऑफ 3 ओनली वन। अब सेट ऑफ 3 में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीनों में अलग अलग चीज़ें लिखी है, एक ही चीज़ तीनों में लिखी हुई है, तो क्या है, एक को ही प्रूव करना इज इनफ। अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग विच ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग विद बी फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स। ठीक है, द
contract mentions that the fact B had paid to A the price of other indigo contracted for the verbally on another occasion, oral evidence is offered that no payment was made. अब ये कह रहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, सर्टेन टर्म्स है, क्या उस सर्टेन टर्म्स के आप एविडेंस दे सकते हो? नहीं दे सकते, पहली चीज़, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन, क्या मेंशन करता है? बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन द अदर ओकेजन, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वॉज मेड। अब ये किसके बारे में है, या ये कोई टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, ये तो सिंपल एक बात है कि हाँ उस टाइम पे ना पेमेंट हो चुकी थी, टर्म्स से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस चीज़ के जो है ओरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं कि भाई पेमेंट हुई नहीं थी, राइट। नेक्स्ट है हमारा ए गिव्स बी अ रिसीट फॉर द मनी पेड बाय बी, बी ने पे किए, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड टू ऑफ द पेमेंट, द एविडेंस इज एडमिसिबल। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 95 कह रहा है कि व्हेन द टर्म ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और द डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म अ डॉक्यूमेंट have been proved according to section 94, no evidence of any oral agreement or settlement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its term। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हमें ये याद रखनी है बस, सही है। इसमें सिंपल सी क्या बात बोल रखी है, 94 के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, अरे यार 94 के अकॉर्डिंग जो है वो क्लियर हो गया है ना, डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूव हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद कोई भी ओरल एविडेंस से आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ना तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं किसी टर्म को, ना वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स टर्म्स की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विथ विच वुड इनवैलिडेट एनी। अब अगर किसी डॉक्यूमेंट को कोई इनवैलिडेट कर दे, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल आपने देखे सेक्शन 10 में है, ठीक है। अब वो सेक्शन 10 के ही इंग्रेडिएंट्स फॉलो नहीं हो रहे, फॉर एग्जाम्पल वो फ्री विल से होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में फ्री विल थी ही नहीं, वो फ्रॉड था या मिसरिप्रेजेंटेशन था, एनी थिंग जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिडेट हो गया। तो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपने आप में ही इनवैलिडेट हो गया, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं आ रही अभी, सही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके एविडेंसेस आप दे सकते हैं, देखिए सच एज फ्रॉड, इंटिमिडेशन, लीगैलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वांट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वांट ऑफ फेलियर ऑफ कंसिडरेशन और मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट, सही है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे डॉक्यूमेंट साइलेंट है, प्लस में दो चीज़ें याद रखनी है, इनकन्सिस्टेंट नहीं है, दो चीज़ें, ठीक है। अगर आपको पॉइंटर्स बनाने हैं तो आप ऐसे लिख लो, इसके आगे लिख लो कि फ्रॉड से सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, और इसके आगे लिख लो साइलेंट प्लस इनवैलिडेट, ठीक है। वैसे ये मेंस का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा provided also that the existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition of property may be proved। अब सिंपल ये है कि existence of any separate oral agreement अगर है तो उसके वो दिए जा सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि constituting a condition precedent, फॉर एग्जाम्पल वही अपना फेमस वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं ये वाला घर जो है तुम्हारे नाम कर दूंगा, सही है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन प्रेसिडेंट है, वो घर तब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक कि आप उनकी बेटी से शादी नहीं कर रहे, सही है। अब इस चीज़ के इस चीज़ का जो प्रूफ है वो दिए जा सकते हैं, एविडेंस जो है वो दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिसाइंड और मॉडिफाई any such contract, grant or disposition of property may be proved except in the cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of the document। अब सिंपल सा ही क्या कह रहा है, देखो एक सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट यानी कि एक अग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद एक और अग्रीमेंट बनाया गया बट इट इज़ ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट किस लिए बनाया गया, वो रिसाइन करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, उसके एविडेंस दिए जा सकते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज़ इन राइटिंग या रजिस्टर्ड इन राइटिंग। यानी कि वही बात रिपीट इन्होंने कर दी एक किस्म से कि रिटर्न में है तो यू कैन नॉट गिव एविडेंस। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड, अच्छा ये मैंने क्यों लगा रखा है क्योंकि ये दोनों साथ पढ़े जाएंगे, राइट। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी यूसेज और कस्टम बाय विच
incidents not expressly mentioned in any contract are usually next to the contract of that description may be proved. ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ यूसेजेस है, कस्टम्स हैं, ठीक है, जो जनरली फॉलो होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक घर बनवा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि एग्जैक्ट मुझे ऐसा घर चाहिए. अब उसमें टैप्स भी हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं जो जनरली घर में होनी चाहिए. गेट भी हैं, लॉक्स भी, मतलब लॉक इन द सेंस कि विंडोज़ पे जो गेट है वो भी हैं, विंडोज़ भी अच्छे से लगी हुई, सारी चीज़ें घर में होगी. अब ऐसा तो नहीं है ना ढांचा आप खड़ा करके दे दोगे, उसमें पेंट भी आएगा, सारी चीज़ें. तो ये चीज़ें क्या है, इम्प्लाइड है, यानी कि कस्टम और यूसेज के अकॉर्डिंग आप पूरा घर तैयार करने में वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड करोगे. अब ये कह रहा है कि अगर ऐसी यूसेजेस और कस्टम्स हैं, ठीक है, जो एग्जैक्ट एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, बट यू हैव टू डू दैट बिकॉज ऑफ द कस्टम एंड यूसेजेस, तो उस चीज़ के जो एविडेंस है वो दिए जा सकते हैं. अब प्रोवाइजो इसका कह रहा है कि वो इनकन्सिस्टेंट ना हो. इनकन्सिस्टेंट इन द सेंस, जैसे अभी घर का ही एग्जांपल लेते हैं. मैंने आपको कहा था घर बना के देना, ठीक है, घर बना के देना यानी कि गेट हो, उसमें खिड़कियाँ हो, उसमें सारी चीज़ें, जो टैप्स हो, है ना, जो मेन चीज़ें हैं कि वो अच्छे से प्रिपेयर मुझे मिलनी चाहिए. कल को मैं कह दूँ कि इन्होंने तो कहा था मुझे बेड भी देंगे, सोफ़ा भी देंगे और बाकी जो फर्नीचर है वो भी देंगे, किचन का सामान भी देंगे, ये बुलशिट है, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि वो रिपग्नेंट नहीं होना चाहिए या इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के. अदरवाइज उसके आप एविडेंस दे सकते हो एज पर यूसेजेस एंड कस्टम्स. सही है, होप समझ आ गया होगा. Provided also that any effect may be proved which shows in what manner the language of a document is related. अब इस चीज़ का भी एग्जांपल दिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, अब वो लैंग्वेज क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, तो उस मतलब के लिए आप एविडेंस दे सकते हो. सिंपल, राइट. तो इसमें लैंग्वेज आप हाईलाइट कर लो, इसमें आप यूसेज और कस्टम हाईलाइट कर लो, इसमें इनकन्सिस्टेंट और रिपग्नेंट कर लो, और इसमें सब मैंने जो कर रखे हैं वही हाईलाइट कर लो. बस इन पॉइंटर से आप याद रखोगे. चलें अब इलिस्ट्रेशन देखते हैं. इलिस्ट्रेशन 1 कह रहा है कि पॉलिसी ऑफ द इंश्योरेंस इज इफेक्टेड ऑन द गुड इन शिप्स फ्रॉम कैलकाटा टू विशाखापट्टनम. द गुड्स आर शिप्ड इन अ पर्टिकुलर शिप विच इज़ लॉस्ट. जो पर्टिकुलर शिप है वो खो गई है. द फैक्ट दैट द पर्टिकुलर शिप वॉज ओरली एक्सेप्टेड फ्रॉम द पॉलिसी कैन नॉट बी प्रूव्ड. अब टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, शिप ए जो है उसका इंश्योरेंस हुआ पड़ा है. उन्होंने कह दिया चलो ठीक है आप बी भी ले जाओगे, ओरल हुआ है, ठीक है, इसमें रिटर्न का कोई वो नहीं है. अब वो जो बी शिप थी वो खो गई, तो क्या इस पर इंश्योरेंस अप्लाई होगा? नहीं होगा, इसके एविडेंस ही नहीं दिए जा सकते, ओरल है. ए एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी 1000 रुपीज़, राइटिंग में देता है, ठीक है, ऑन द 1 मार्च, 1 मार्च को. द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम एन ओरल एग्रीमेंट वॉज मेड दैट द मनी शुड नॉट बी पेड टिल 31 मार्च. नहीं दिए जा सकते, सिंपल सी बात है. टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इसलिए नहीं दिए जा सकते. एन एस्टेट कॉल्ड द रामपुर टी एस्टेट इज सोल्ड बाय द डीड विच कंटेन अ मैप ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड. अब ये कह रहे हैं कि पूरा जो रामपुर टी एस्टेट है ना वो सेल किया है. अब उसमें तो हर चीज़ आएगी ना जितना उसका एरिया होगा. अब वो कह रहे हैं कि मैप में वो जगह इंक्लूड गलती से नहीं की गई, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, तो उस चीज़ के एविडेंस दिए जा सकते हैं कि ये गलती से रह गया है. रामपुर टी एस्टेट जो पूरा है उसमें इंक्लूड होगा. नेक्स्ट है ए एंटर्स इनटू द रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू वर्क सर्टेन माइंस द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन टर्म्स. ए वॉज इंड्यूस टू डू सो बाय अ मिस रिप्रेजेंटेशन. अब जहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन आ गया आपको फ्रॉड याद आना चाहिए. वहाँ पे टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, जो भी है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट को ही इनवैलिडेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके एविडेंस दिए जा सकते हैं. ए इंस्टीट्यूट्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो प्रेज दैट द कॉन्ट्रैक्ट मे बी रिफॉर्म एज टू द वन ऑफ इट्स प्रोविजंस एज दैट द प्रोविजन वॉज इंसर्टेड इन इट बाय मिस्टेक. A may prove that such a mistake was made as would by law entitle him to have the contract reformed. अभी अपन ने वही बात की, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सारी चीज़ उसमें पढ़ी है हमने, तो उसी में फॉल करेगा ये. नेक्स्ट है ए ऑर्डर्स गुड्स ऑफ बी बाय अ लेटर इन विच नथिंग इज सेड. अब कह रहे हैं नथिंग इज सेड एज टू द टाइम ऑफ पेमेंट. टाइम ऑफ पेमेंट के बारे में बात नहीं है. अपन ने पढ़ा था जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट हो उसके आप एविडेंस दे सकते हो, तो ये भी ऐसे ही कवर हो गया. ए सेल्स बी अ हॉर्स, घोड़ा बेचता है, एंड वर्बली वारंट हिम, हाँ वो बोल देता है वारंट हिम साउंड कि हाँ भाई जो मेरा घोड़ा है वो साउंड माइंड का है. ए गिव्स, अब यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, अगर आपका घोड़ा साउंड है तो ही मैं खरीदूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे इसके एविडेंस दिए जा सकते हैं. ए हायर्स लॉजिंग्स ऑफ बी एंड गिव बी अ कार्ड ऑन विच इज रिटर्न रूम्स 10,000 पर मंथ. इसमें लिखा हुआ है रूम जो है 1,000 का है एक महीना, ठीक है, सॉरी 10,000 का है. ए कहाँ गया, ए में प्रूव अ वर्बल एग्रीमेंट दैट दीज टर्म वर इंक्लूडेड पार्शियल बोर्ड. ए हायर्स लॉजिंग ऑफ बी फॉर अ ईयर
A regularly stamped agreement drawn up by the advocate is made between them. It is silent on the subject of board. A may not prove that the board was included in the term verbally. अब यहाँ पे साइलेंट है तो ऑब्वियसली इसके जो एविडेंस है वो दिए जा सकते हैं. A applies to B for a debt due to A by sending a receipt for the money. B keeps the receipt and does not send the money. रिसीट रख लेता है, पैसे नहीं देता. आपने पीछे भी पढ़ा था, तो उसके एविडेंस दिए जा सकते हैं कि पैसे नहीं दिए क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. A एंड B, अच्छा 1 मिनट लेती हूँ. अगर आप एग्जाम्पल कर रहे हो ना कोई भी, तो ट्राई करो कि उसे अप्लाई करके देखो कि इनमें से कौन सी सिचुएशन पे फॉल कर रहा है. क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली जो हरियाणा का एग्ज़ाम है या फिर DGS है ना, इनमें, और हिमाचल का भी ऐसा ही होता है. थोड़ा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा उसमें आते हैं. तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब तुम इलिस्ट्रेशन को देख के तुम्हारे माइंड में एकदम क्लिक करे कि हाँ ये तो मैंने यहाँ पढ़ा था, तो क्या इससे रिलेट कर रहा है या नहीं. अगर कर रहा है तो भी लिखो और नहीं कर रहा तो भी लिखो, दोनों चीज़ें, क्योंकि तुम्हें वाई का आंसर देना है, ठीक है. और बाकी जो एग्जाम्स है जनरली उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो भाई मारो रट्टे. चलें. A and B makes a contract in writing to take effect upon the happenings of a certain contingency. The writing is left with B, who show A upon it. A may show that the circumstances किस लिए वो डिलीवर किया गया था, या बता सकते हो. जो अपन ने लैंग्वेज वाला पार्ट पढ़ा था ना, किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस लैंग्वेज का मतलब उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे. चले. 96 कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगियस डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पे बस तुम्हें क्या याद करना है, कौन सी एम्बिगिटी जो है पेटेंट एम्बिगिटी है, कौन सी. अच्छा, वैसे जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक, सिर्फ प्री में इसके क्वेश्चन आते हैं. बट अगर एम्बिगिटी से क्वेश्चन आता है तो एम्बिगिटी क्या होती है, जहाँ पे आप क्लियर ना हो, ठीक है. इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलेगा, वहाँ पे आप क्लियर नहीं हो. अब एम्बिगिटी 2 टाइप की बताई, मतलब इसमें कहीं नहीं दिया हुआ, एविडेंस में कहीं डिफाइन नहीं किया गया, बट 2 टाइप की होती है. एक होता है पेटेंट, एक होता है लेटेंट. पेटेंट जो होता है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, और लेटेंट क्या होती है, हिडन, ठीक है. वो जो लेटेंट शो आजकल चला हुआ था बीच में, वैसा ही हिडन. तो पेटेंट में क्या होता है कि सामने मुझे दिख रहा है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि यार मुझे ना ये फ़ोन बेचना है, या तो तू 20,000 में ले ले, ठीक है, या तू 30,000 में ले ले. ये क्या हो गया, पेटेंट एम्बिगिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऐसा थोड़ी बनता है, या तो तू इतने में कर ले, या तो ये क्या मतलब है, या तो तुम 20,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट बना दो, काम खत्म, या फिर तुम 30,000 का अलग कॉन्ट्रैक्ट बना दो, ये काम. ऐसा थोड़ी ना हो सकता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों चीज़ें लिख दो. तो क्या है, पेटेंट एम्बिगिटी है. अब गलती किसकी है, ड्रोवर की, ठीक है. तो क्या इसके एविडेंस दिए जा सकते हैं कि यार मेरा तो मतलब ये था कि 30,000 में बेचूंगा, 20 तो मैंने ऐसे लिखते हैं. नहीं, यू कैन नॉट गिव एविडेंस ऑफ सच स्टूपिडिटी. सही है. लेटेंट एम्बिगिटी क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक घर है, मान लो कोई भी दिल्ली में है, ठीक है, और रोहिणी में, दिल्ली में रोहिणी में है, और उसका जो सेक्टर 16 और 17 के बीच में पड़ रहा है. तो आई एम कन्फ्यूज कि वो 16 में 17 में है. कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिखवा दिया 16 में. उसके अलावा मेरा रोहिणी में कोई घर, रोहिणी में क्या मेरा घर ही नहीं है दिल्ली के अलावा कहीं पे, इसी जगह के अलावा. तो क्या इसके एविडेंस दिए जा सकते हैं कि हाँ मेरे को 16 लिखना था या 17 लिखना था, इसमें एड्रेस में कन्फ्यूजन होगी. तो इसके एविडेंस दिए जा सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ लेटेंट एम्बिगिटी. ऑन द फेस ऑफ इट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई थिंग्स, राइट. तो आई होप मैंने बता दिया तुम्हें, है ना. तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं भाई प्री में बनते हैं, बस पूछा जा सकता है कि पेटेंट एम्बिगिटी, मतलब ऐसा नहीं पूछा जाएगा पेटेंट है लेटेंट है, ऐसा पूछा जाएगा कि क्या इसके एविडेंस दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते. अगर पेटेंट है, आपको दिख रहा है शक्ल पे उसके कि पेटेंट है, तो एविडेंस नहीं दिए जा सकते. ध्यान से, पेटेंट के एविडेंस नहीं दिए जा सकते, ठीक है. और लेटेंट के एविडेंस छुपा हुआ है तो उसको बाहर निकालने के लिए उसके एविडेंस दिए जा सकते हैं. सही है. चलें. 96 कह रहा है व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट इज ऑन द फेस ambiguous or defective, evidence may not be given of the fact which would show its meaning or supply its defect. जो दिखा रहा है, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. A agrees in writing to sell a horse to B for 1 लाख रुपीज़ और 1,50,000. अब दिख रहा है ना, क्या कहते हैं, पेटेंट एम्बिगिटी है, तो इसके एविडेंस नहीं दिए जा सकते. नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. जैसे कि when the language used in the document is plain in itself, plain language है, ठीक है, साफ जो लिखा है वही अप्लाई भी हो रहा है. when it's applies accurately to existing fact. एग्जाम्पल, मेरा ना मेरे अब 2 घर हैं, पहले एक था अब 2 घर हैं. एक रोहिणी में है, एक पीतमपुरा में है, दोनों में एक एक घर है. कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ मैं पीतमपुरा के घर का, ठीक है. कल को मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ये तो मैं तो रोहिणी के घर की बात कर रही थी, पीतमपुरा तो वैसे ही आ गया. नहीं, प्लेन लैंग्वेज है, साफ लिखा हुआ है और उस सिचुएशन पे वो अप्लाई भी हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है एम्बिग्यूटी कौन सी है, पेटेंट, तो इसके एविडेंस नहीं दिए जा सकते, नहीं दिए जा सकते, सही है। नेक्स्ट, एविडेंस एज टू द डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट। अनमीनिंग, मीनिंग ही नहीं निकल रहा, कुछ भी बोल, मतलब सिचुएशन पे ही नहीं फिट बैठ रहा है। जैसे कि ए सेल्स टू बी बाय डीड माई हाउस इन कैलकाटा। ए हैड नो हाउस इन, उसका घर ही नहीं है कोलकाता में, बट इट अपीयर्स दैट ही हैड अ हाउस एट हावड़ा, हावड़ा में उसका घर है, ऑफ विच बी हैज सीन बीन इन द पोजेशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड, और उसी के पोजेशन में है, ठीक है। डीड बनी है उस दिन से, जो बी है उसने हावड़ा के घर पे रहना भी शुरू कर दिया है, पोजेशन ले लिया है उस घर का। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लैंग्वेज ही क्लियर नहीं थी, मीनिंग नहीं निकल रहा था, बट किसकी बात हो रही थी ये समझ आ रहा था, तो उस चीज़ के एविडेंस आप दे सकते हो, राइट। ये जो है एम्बिग्यूटी कौन सी है, लेटेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ द सेवन। अब इसे देखो, ए एग्रीज टू सेल बी फॉर 1000 रुपीज़ माई वाइट हॉर्स, ठीक है। ए हैज़ 2 अब उसके पास 2 घोड़े हैं, अब कौन से घोड़े की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, तो उसके एविडेंस दिए जा सकते हैं कि मैं ए की बात कर रहा था, मैं बी की बात कर रहा था, राइट। नेक्स्ट है हमारा, अब ये भी देख लो, जैसे उसका जो घर है रामगढ़ में है, अब रामगढ़ 2 है, राजस्थान में भी है, उत्तराखंड में भी है, तो जहाँ अप्लाई कर रहा है अप्लाई कर दो, मतलब कि एम्बिग्यूटी कौन सी है, लेटेंट है, तो इसके एविडेंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। चलें, नेक्स्ट है सेक्शन 100, व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड अप्लाइज पार्टली टू वन साइड। अब यहाँ पे मतलब यार तुम पॉइंटर्स बना लेना, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज है, इसे हाईलाइट कर लिया, यहाँ पे पार्टली है, इसे हाईलाइट कर लिया, ताकि याद रहे सेक्शंस, राइट। व्हेन द लैंग्वेज, अच्छा एक सेकेंड और लूँगी, मैं ऐसा कह रही थी कि हम ना कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ ना मतलब बहुत चीज़ें छोड़ देते हैं कि यार ये तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बट आजकल एक तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, सेकेंडली आपको नहीं पता वो कहाँ से पूछ रहे हैं। तो मेरा ये सेकंड लेने का मतलब ये था कि आपको सब कुछ पढ़ना है। अगर मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही है, नहीं भी कह रही ना ये इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट रीडिंग रखो कि अगर कल को एग्जाम में आ गया तो तुम्हें पता हो कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, राइट। छोड़ना मत। अगर फर्स्ट टाइमर हो तो डायरेक्ट को थोरोली पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और जिन्होंने पहले एग्जाम दिया उन्हें तो इतना आइडिया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, राइट। चलें, व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड अप्लाइज पार्टली टू, अच्छा आधी उस पर अप्लाई हो रही है तो आधी उस पर अप्लाई हो रही है, लेटेंट एम्बिग्यूटी है, एविडेंस दिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ए एग्रीज टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, ठीक है। ए हैज़ ए लैंड एक्स बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, एंड ही हैज़ ए लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, बट वो जो है एक्स लैंड नहीं है, ठीक है, दूसरी लैंड है वो एक्स लैंड नहीं है। तो उसके एविडेंस दिए जा सकते हैं कि कौन सी की बात हो रही है, किसको सेल करने की बात हो रही है, राइट। एविडेंस एज टू द मीनिंग ऑफ इलिजिबल कैरेक्टर एक्सेट्रा। इलिजिबल या मतलब ऑब्सोलीट हो गए हैं, या ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना आईसी, तो आईसी का क्या मतलब हुआ मैं देखता हूँ, पर पहले क्या होता था, मतलब अब तो ये ऑब्सोलीट हो गया ना, ये जो वर्ड यूज़ होता था आईसी, है ना, तो इसका मतलब एग्जैक्ट क्या होता था, हाँ ठीक है मैं समझ गया। तो सिमिलरली ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब हमें नहीं समझ, अब मैं लिख दूंगी बीए, ठीक है, तो बीए का मतलब क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी है या कोई और मतलब हो सकता है व्हाट्सएवर। तो मतलब ये है कि अगर जहाँ पे एब्रीविएशंस यूज़ हो रही है या कोई फॉरेन स्लैंग है जो यूज़ हो रहा है, हमें उसका मतलब नहीं पता, तो उसके मीनिंग दिए जा सकते हैं। जैसे हाँ बीटीएस बिहाइंड द सीन भी हो सकता है, या बीटीएस जो ये चलता है ना आजकल जेंजी वाला वो। चलें, अच्छा ये देखें, ए स्कल्प्टर एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मोड्स। अब मोड्स की बात कर रहा है तो वो मॉडल्स भी हो सकते हैं और मॉडलिंग टूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि भाई मैं मॉडल्स की बात कर रहा था या मॉडलिंग टूल्स की बात कर रहा था, इसके एविडेंस दिए जा सकते हैं। एज इट इज़ अ लेटेंट एम्बिग्यूटी, तो सिंपल लिख लो भाई, लेटेंट पेटेंट जो भी है। हु मे गिव एविडेंसेज ऑफ द एग्रीमेंट वेरिंग द टर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन दे सकता है। पर्सन हु आर नॉट parties to a document or their representative in interest may give evidence of the fact tending to show a contemporaneous agreement varying the term of the contract। ये हो गया थर्ड पर्सन का ओपिनियन, जैसे आपने पढ़ा था ना वैसा कि आपा दोनों की बातें चल रही है और थर्ड पर्सन वहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, वो हमारी बातें सुन रहा है, तो उस टाइम पे उसके सामने क्या बातें हुई थी या उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था, इसके एविडेंस वो थर्ड पर्सन भी दे सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए एंड बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग दैट बी शैल सेल ए सर्टेन कॉटन टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी, भाई डिलीवरी पे वो पे कर देगा। एट द सेम टाइम, उसी समय पे जब वो काम हो रहा था उसी समय पे, दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए, तीन महीने का क्रेडिट दे देंगे। दिस
could not be shown as between A and B, but it might be shown by C if its effect is, उसके अगर इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है तो वो उसके एविडेंस दे सकता है। सही है। नेक्स्ट है हमारा सेविंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ, ये ना मुझे ध्यान नहीं आ रहा बट ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा है, पता नहीं मेंस में पढ़ा है, प्री में पढ़ा है, तो देख लेना है ना। नथिंग इन दिस चैप्टर शेल बी टेकन इनटू अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विल। ठीक है, विल पे अप्लाई नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट उसमें आगे का कर लेंगे। सही है। बर्डन ऑफ प्रूफ में देखो ज़्यादा है नहीं, है ना, ज़्यादा माथा पची करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा ही रह गया, ज़्यादा नहीं है, कर देंगे ख़त्म। ठीक है, 2 दिन और मैक्स और विल बी डन विद इंडियन BSA। फिर एविडेंस एक्ट 2 दिन में ख़त्म कर देंगे और बाकी तो चलता रहेगा, देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई, बाय बाय।